बच्चों मोलैरिटी के बारे में बात हमारी हो रही थी। तो मोलैरिटी एक्चुअली द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन से हम इसको डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है मोल पर लीटर, या इसको कैपिटल M से भी डिनोट किया जाता है। अब 2M सॉल्यूशन अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए ना आप लोगों को कि भाई 2M सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो 2M का मतलब होता है कि भाई 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने में, 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन में। मोलैरिटी के बाद में अगली जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म आती है बच्चों, वो आती है नॉर्मेलिटी। अब एक टर्म होती है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है समझिए। इक्विवेलेंट वेट को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। अभी एन फैक्टर क्या होता है, एसिड्स के लिए अलग होता है, बेसिस के लिए अलग होता है, सॉल्ट्स के लिए अलग होता है, आयंस के लिए अलग होता है। एसिड आपको पता है H+ देते हैं, तो जितने भी H+ दे रहे हैं, कोई एसिड ऐसा है जो 1 H+ दे रहा है तो उसके लिए एन की वैल्यू हो जाएगी 1। कोई एसिड ऐसा है जो सॉल्यूशन में जाने के बाद में 2H+ आयंस का फॉर्मेशन करता है तो एन की वैल्यू उसके लिए हो जाएगी 2। ऐसे ही बेसिस आपको मालूम है सॉल्यूशन में जाने के बाद में OH- हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो रिलीज करते हैं, तो एक हाइड्रोक्साइड आयन अगर रिलीज हो रहा है तो उसकी जो एन फैक्टर है वो हो जाएगा 1। तो जो भी सॉल्ट, जो भी एसिड, जो भी बेस, जो भी आयन आपको दिया हुआ है उसके मॉलिक्यूलर मास से एन फैक्टर को जब आप डिवाइड करते हैं तो मिल के आता है हमें क्या, इक्विवेलेंट वेट। अभी इक्विवेलेंट वेट मैंने आप लोगों को क्यों बताया है, क्योंकि हमें पढ़नी है क्या, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। मोलैरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट वेट, आप इसको चाहें तो इक्विवेलेंट वेट भी बोल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, वही क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कहलाएगी। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस फाइंड करने के लिए वही पहले तो मास अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इक्विवेलेंस लीटर इनवर्स इसका यूनिट होता है, जिसे आप कैपिटल N से भी डिनोट कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं बच्चे। तो जब भी लिखा हुआ हो कि भाई 2N सॉल्यूशन ऑफ सच एसिड, बेस और सॉल्ट, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें 2 इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग टर्म्स जो है केमिस्ट्री की कंसंट्रेशन की, उनको डिफाइन भी कर सकते हैं, उनको फाइंड भी कर सकते हैं। इस पर बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। आगे चलते हैं बच्चे, फिर बात करते हैं मोलैलिटी की। देखो एक पढ़ी थी हमने मोलैरिटी, दूसरी है ये मोलैलिटी, इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, और मोलैरिटी जो पढ़ी थी हमने उसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। दोनों में ही मोल आता है, ये भी वही है नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, बट वहां क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, तो कहलाएगी क्या, मोलैरिटी। बट जब भी बात होगी मोलैलिटी की तो यहाँ पे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 kg ऑफ अ सॉल्वेंट। बस मोलैरिटी की डेफिनेशन में क्या आ रहा था कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन की जगह पे आप क्या लिख देंगे, 1 kg ऑफ अ सॉल्वेंट अगर आपने लिख दिया तो अब आप मोलैरिटी नहीं, अब आप मोलैलिटी फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। नाउ द डेफिनेशन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg या 1000 ग्राम, एक ही चीज है, इज ऑफ अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जिसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। और इसको लिखते कैसे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, अगर ग्राम्स में दिया हुआ है तो ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन में 1000 डाल देंगे। अब अपॉन का अपॉन ऊपर चले जाएगा और मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसकी यूनिट जो है वो मोल किलोग्राम्स पर मोल किलोग्राम्स इनवर्स होती है, जबकि वहां पर जो यूनिट थी वो क्या थी, मोल पर लीटर।
इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल पर किलोग्राम, और किलोग्राम भी किसके, सॉल्वेंट के, सॉल्यूशन के नहीं, यस ठीक है। अभी 2m अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि 2 मोल किसके प्रेजेंट है, यहाँ पर सॉल्यूट के प्रेजेंट है इन 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट। बेटे थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बार बार सॉल्वेंट की बात हो रही है, सॉल्वेंट की बात हो रही है। और कितना सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट या फिर 1000 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट, जबकि मोलैरिटी में किसकी बात हो रही थी, 1 लीटर व सॉल्यूशन ओवरऑल, यहाँ पर सॉल्वेंट की बात हो रही है, दोनों में डिफरेंस है। ओके नेक्स्ट देखिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है, इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आ जाते हैं ना, तो आप लोगों को लगता है कि यार इसको कैसे सॉल्व करूं, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता। तो ये एक्चुअली क्या होती है समझिए, इसको बहुत प्यार से धीरे से समझना पड़ेगा हमें। तो इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम इन लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस इवॉल्व्ड एट एसटीपी बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 1 लीटर H2O2। सिंपल शब्दों में समझें कि भाई 1 लीटर H2O2 के डिकम्पोजिशन से, डिकम्पोजिशन का मतलब ये टूटेगा H2O में और O2 में, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 से कितने लीटर ऑफ ऑक्सीजन बन रही है, वही उस पेरोक्साइड की स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ कहलाएगी। 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन से बनने वाली ऑक्सीजन का वॉल्यूम इज नोन एज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जैसे 1 लीटर हमारे पास में H2O2 है, इसको आपने डिकम्पोज किया और H2O और हाफ ऑफ O2 आपने बनाया, तो ये V लीटर, तो इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो गई, V लीटर हो गई। अब मोल्स ऑफ O2 निकालना है, वॉल्यूम अपॉन 22.4 या 22.7 से आप डिवाइड कर दीजिए, मोल्स अगर फाइंड करने हैं तो। अब मोल्स ऑफ H2O2 फाइंड करने हैं, तो मोल्स ऑफ H2O2 फाइंड करने के लिए 2V अपॉन 22.7 और V अपॉन 11.35 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इधर देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में m ऑफ H2O2 इंटू 1 इज इक्वल टू V अपॉन 11.35। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन के आता है क्या, m ऑफ H2O2 इज इक्वल टू V अपॉन 11.35, ठीक है। तो आपको ये यहाँ से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो 2 अपॉन 22.7 को जब आप डिवाइड करोगे तो 11 पॉइंट समथिंग ही बचेगा ना, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 अपॉन 22.4, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास में कितना बचेगा 11.2, तो 11.2 से भी आप इसको कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको V अपॉन 11.2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए बात को। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ से घबराना नहीं, ये बहुत सिंपल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो मोल्स ऑफ O2 फाइंड करने के लिए वॉल्यूम अपॉन 22.4 और मोल्स ऑफ H2O2 फाइंड करने के लिए वॉल्यूम अपॉन 22.4 का आधा। ओके चलिए नेक्स्ट। अब कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 में अगर हम बात करें तो H2O2 क्या होती है, H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज एन एंटीसेप्टिक भी आप यूज कर सकते हैं, रॉकेट फ्यूल की तरह भी इसको यूज किया जाता है, एंड एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें रंग उड़ाने के लिए, गोरा करने के लिए और मैल हटाने के लिए H2O2 का यूज किया जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये तो थी हमारी अभी तक जो हमने पढ़ी है, वो थी हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स। इस पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप लोगों को अपनी बुक्स में, सबसे पहले तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको ले लेना, और उनमें से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आता है मुझे डाउट में पूछो, क्योंकि आप लोगों को रेगुलरली ये जो लाइव क्लास है इसको अटेंड करना है ना, इट इज़ कंपलसरी बेटे, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो फिर आप डाउट कैसे पूछोगे, है ना। और डाउट को हैंड टू हैंड अगर क्लियर नहीं किया तो फिर वो लंबे समय तक नासूर बन जाएगा, ऐसा नहीं करना है। इसके बाद में हम बात करेंगे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं भाई, नंबर्स तो बहुत सारे हैं
बट उसमें से मीनिंगफुल डिजिट्स कौन सी है, वही क्या कहलाती है, हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाती है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विथ सर्टेनिटी प्लस 1 which is estimated or uncertain. The uncertainty is indicated by writing the certain digits and the last uncertain digit. पढ़ लो, है ना, समझने का काम अब आएगा। Thus if we write result 11.2 ml, तो we say the 11 is certain and 2 is uncertain। मतलब आपने लिखा था ना अभी 22.4 ml, मैंने आपको कहा था 22.7 की जगह पे आप 22.4 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये तो सर्टेन डिजिट है बट ये कैसे डिजिट है, अनसर्टेन डिजिट है, इसको चेंज भी कर सकते हैं, है ना, कहने का मतलब ये है, ठीक है। एंड द अनसर्टेनिटी वुड बी प्लस और -1। एंड द अनसर्टेनिटी वुड बी प्लस और -1। ये प्लस भी हो सकती है, ये कम भी हो सकती है। एंड इन द लास्ट डिजिट अनलेस अदरवाइज stated an uncertainty of +1 or -1 in the last digit is always understood। भाई सीधी सी बात है, आप पेट्रोल भरवाने के लिए गए आपकी गाड़ी में, या फिर आप मार्केट गए, कोई आपने चीज़ ली, है ना, दुकान वाले ने बोला कि भाई मैं इस चीज़ का जो प्राइस है, जो भी आपने मान लीजिए एक पेन लेने के लिए आप गए और पेन पे MRP लिखी हुई है कितनी, 50.25, तो आप दुकान वाले को क्या बोलोगे कि यार 50 रुपये ले और काम चला। राउंड ऑफ में आप बोलोगे कि भाई 50 रुपीज़ जो है वो मैं दे देता हूँ, 0.25 मैं नहीं दूंगा, है ना। अब अगर सेम पेन पे अगर लिखी हुई होती 0.85 लिखी हुई होती, तो फिर वो दुकान वाला क्या बोलता, भाई साहब 1 रुपया और दे दो, यानी कि टोटल 51 रुपीज़ आप दे दीजिए, क्योंकि ये 50 तो आप चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ यहाँ पर प्लस माइनस करके आप अनसर्टेन जो डिजिट्स हैं उनको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है एक्चुअली मीनिंगफुल डिजिट्स को कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम इनमें जो अनसर्टेन डिजिट्स होती हैं उनमें बढ़ोतरी या कमी करके इनको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, देयर आर सर्टेन रूल्स to determine the number of significant figures, these are stated below। तो हमें पता होना चाहिए कि certain digits को फाइंड करने के लिए, significant figures फाइंड करने के लिए क्या क्या काम करने पड़ते हैं। तो एक एक करके हम रूल समझते जाएंगे। तो रूल नंबर 1 है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। जितने भी नॉन जीरो का मतलब ये नहीं कि 5 के पीछे 0 लगा हुआ है तो सिर्फ 5 ही सिग्निफिकेंट ना, नॉन जीरो का मतलब है कि 0 के अलावा जितनी भी डिजिट्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे कि 285 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये 2 भी सिग्निफिकेंट है, ये 8 भी सिग्निफिकेंट है और ये 5 भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। तो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। यहाँ पर देखो 0.25 ml की बात कर रहे हैं, तो ये 0 क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, बट दिस 2 एंड दिस 5 इज अ नॉन जीरो डिजिट, so there are this 2 and this 5 is significant। तो यहाँ पर कितने significant figures हो गए बच्चे, 2। ऐसे ही रूल नंबर 2 देखो, तो zeros preceding of first non-zero digit are not significant, such zero indicates the position of decimal point। भैया अगर नॉन जीरो के पहले अगर 0 लगा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बाद वाला और बीच वाला 0 तो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ लिखी हुई है 3 डिजिट्स 0.02, अब ये 0 भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये वाला 0 भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बट दिस 2 विच इज अ नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। तो टोटल यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1। ऐसे यहाँ देखो, ये 0 भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बट दिस 2 एंड दिस 5 देयर आर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर कितने नजर आ रहे हैं, 2। लिखे हुए भले ही 5 हैं पर 2 ही सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर 3
कि जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे आपको लिख दिया किसी ने 101, अब 101 में कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि दिस वन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, दिस वन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच वाला जो जीरो होता है वो भी सिग्निफिकेंट माना जाता है। तो 4.002 में आपको कितने 4 और 10001 में आपको टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो जीरोस हैं वो बिटवीन द डिजिट आ रहे हैं। ठीक है, बिफोर द डिजिट अगर जीरोस प्रेजेंट है देन दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। फोर्थ रूल है, इफ द नंबर इज लेस देन 1, zeros on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant। भैया बात वही है कि ये वाला फिगर देखिए 0.002308। अब रूल क्या बोलता था जीरोस के बारे में, zeros before the digit are not significant but zeros between the digit and after the digit are significant। पहले वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, बाकी सारे सिग्निफिकेंट है। तो ये पहले वाले जीरोस कौन कौन से जीरोस, ये तीनों जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, बट दिस जीरो विल बी सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये कहाँ आ रहा है, बिटवीन द डिजिट आ रहा है। तो देयर आर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो आ गया समझ में। नेक्स्ट देखो रूल नंबर 5, द ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। कुछ नहीं है, बस वही बात है, सेम टू सेम। देखो 01.080, मेरी बात याद है, चीख के बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, जीरो बिफोर द डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट बट जीरोस बिटवीन द डिजिट एंड आफ्टर द डिजिट आर सिग्निफिकेंट। एक लाइन में 5 रूल आ गए। ठीक है, दोबारा बोलती हूँ सुनिएगा, जीरोस बिफोर द डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट बट जीरोस बिटवीन द डिजिट एंड आफ्टर द डिजिट आर सिग्निफिकेंट। बस ये एक लाइन इन 5 रूल्स को निचोड़ के निकाला हुआ सत्य है। ठीक है, तो देखिए ये एक डिजिट है हमारे पास में, तो ये वाला जीरो आप देखोगे डिजिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, तो क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा, कतई नहीं होगा। ये 1 क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट है इज सिग्निफिकेंट। दिस जीरो इज प्रेजेंट बिटवीन 1 and 8। पॉइंट को भूल जाओ, है ना, पॉइंट को अभी मत देखो, पॉइंट को भूल जाओ, बट ये देखो कि 0 8 और 1 के बीच में प्रेजेंट है, तो जीरो बिटवीन द डिजिट इज सिग्निफिकेंट एंड नॉन जीरो digits are significant and 0 after the digit, देखो 8 के बाद आ रहा है, is significant। तो there are total 1 2 3 4 significant figures are there। ठीक है, अब तो गड़बड़ नहीं होगी ना। 5 रूल पढ़ाए, 5 रूल का एक ही निचोड़, all the non-zero digits are significant, zeros before the digit are not significant but zeros between and after the digit are significant। अब रूल नंबर 6 भी पढ़ ही लेते हैं। द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट द डेसिमल पॉइंट में नॉट बी सिग्निफिकेंट। भैया यहाँ पर चाहे आप 100 लिखो, चाहे 1000 लिखो, चाहे 10,000 लिखो, है ना, उसमें से सिग्निफिकेंट सिर्फ एक ही होगा। और यहाँ भी 10 की गड्डी है, पूरी गड्डी है ना, यहाँ पर पूरा एक 10 की गड्डी दी हुई है, तो 10 की गड्डी नहीं है, वो एक ही यूनिट दी हुई है आपको। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। यानी कि द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बिना चाहे डिजिट के पीछे कितने भी जीरो लग रहे हों, कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, वहां पर सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये वाला। ठीक है, पॉइंट यहाँ बाकियों में तो देखो डेसिमल लग रहा था, इसलिए डेसिमल के बाद वाला जो था वो जीरो सिग्निफिकेंट था, है ना। ये देखो सब में डेसिमल पॉइंट की बात हो रही थी, यहाँ देखो सब में डेसिमल पॉइंट की बात हो रही थी अभी तक, है ना। बट रूल नंबर 6 देखो, इस रूल नंबर 6 में आपको एक के पीछे चाहे कितने ही जीरो लगे हुए हों, पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, देन सिग्निफिकेंट नहीं है वो जीरो। ठीक है, हाँ अगर यहाँ पॉइंट लगा हुआ होता तो फिर ये सारे के सारे जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाते, बट यहाँ पर पॉइंट नहीं लगा हुआ है, डेसिमल नहीं लगा हुआ है, तो ये सारे जीरोस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब तक कि इनके पीछे यूनिट नहीं लगी हुई हो। यार मान लीजिए मैंने आपको 5,000 रुपये उधार दिए,
कितने दिए? 5,000 रुपए मैंने आपको उधार दी। अब आप और मैं, हमारी हो गई लड़ाई, है ना, टचवुड कभी भी नहीं हो ऐसा, है ना। तो हमारी अगर लड़ाई हो जाती है तो मैं कहूंगी भाई मेरे को तो उससे 5,000 लेने हैं, तो वो आएगा और कहेगा सिग्निफिकेंट तेरे को 5,000 चाहिए ना, 5,000 ही चाहिए ना। मैंने कहा हाँ भाई हाँ मेरे को 5,000 चाहिए, वो देगा मुझे 5, कहते हो गया हिसाब बराबर, है ना, हो गया अपना हिसाब बराबर। कि कैसे हो गया भाई हिसाब बराबर? हिसाब ऐसे बराबर हुआ, इसी तुमने कहा नहीं था कि 5,000 क्या चाहिए, है ना, और 5 के पीछे 3 जीरो आपने लगाए, ना तो पॉइंट लगाया ना यूनिट लगाई, तो फिर आपका सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग कितना बना? 5 बना। ये 5 रुपए रखो और बात खत्म करो, है ना। 5, वो रुपए भी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा 5, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर यूनिट नहीं लगी हुई हो, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ हो, तो फिर इसका मतलब क्या है? खत्म। नेक्स्ट देखो रूल नंबर 7, व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो आपने देखा होगा ना 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब आप बोलोगे मैडम इसमें तो 23 तो यहाँ आएंगे, 24, 25, 26, 27, 28। ये जो एक्सपोनेंशियल की पावर्स होती है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं होती। सिग्निफिकेंट सिर्फ यहीं से देखेंगे तो बताओ मुझे कितने सिग्निफिकेंट फिगर नजर आ रहे हैं? ये 6 भी सिग्निफिकेंट है, ये 0 भी सिग्निफिकेंट है, ये 2 और ये वाला 2 भी सिग्निफिकेंट है। टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर है। तो व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, द एक्सपोनेंशियल टर्म डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 12.23, इसको आप 1.23 भी लिख सकते हो या 0.123 भी लिख सकते हो, 10 की पावर लगा लगा करके 123 इंटू 10 की पावर -1 भी लिख सकते होते हैं, पर किसी भी तरीके से लिख लो। रहेंगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर? केवल और केवल 3, ये 1, ये 2 और ये 3, बस। इसको भी तो अपन चेंज कर सकते हैं ना, बोलो चेंज कर सकते हैं ना। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आपने लिखा। अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं यहां से, अगर मैं इस पॉइंट को यहां से हटा करके यहां लिख दूं तो ये 10 की पावर चेंज हो जाएगी। यहां से भी मैं हटा दूं, यहां लगा दूं तो भी ये 10 की पावर चेंज हो जाएगी। तो 10 की पावर में जितनी भी यूनिट्स है ना, उनको आप सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानोगे, केवल आगे जो लिखे हुए हैं केवल वही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे एक्सपोनेंशियल की जो एक्सप्रेशन है उसमें। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। अब काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। देखो कैसे, 2 बैट हैं, है ना। अब 2 बैट में सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? इनफाइनाइट, है ना। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 2.0 इंटू 10 की पावर 1, बोलो ऐसे लिख सकते हो ना। अरे पॉइंट बड़ा बड़ा कर -1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 100 भी लिख सकते हो, 12 भी लिख सकते हो। तो भैया टोटल मिला के बात ये है कि यहाँ पर जो भी काउंटिंग यूनिट्स होती हैं, जैसे आप मार्केट में गए, मार्केट में आपने बोला कि भाई 1 डजन एग्स दे दीजिए या 1 डजन पेंसिल दे दीजिए, तो 1 डजन इज अ काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर में हमेशा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो वो बेचारा निकाल के लाएगा 12 पेंसिल, आप बोलोगे ये तो कम है, सिग्निफिकेंट फिगर में ला, चक्कर पड़ जाएगा उसके, है ना। तो 2 बैट का मतलब है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 20 बॉल्स में भी कितने? इनफाइनाइट। क्यों है? 2 बैट या 20 बॉल जो है हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर एज दीज आर एग्जैक्ट नंबर्स एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ जीरोस आफ्टर प्लेसिंग अ डेसिमल। देखो 2 को आप ऐसे 2.0000000 भी लिख सकते हो, 20 को आप 20.0000000 लिख सकते हो ना। तो बताओ 20 में ये 2 ही केवल सिग्निफिकेंट फिगर्स है, बट पॉइंट लगा के 0 लगा दिया तो 3 सिग्निफिकेंट हो गए, एक और 0 बढ़ा दिया 4 हो गए। बताओ ऐसे इनफाइनाइट जीरोस बढ़ा सकते हो और इसको सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो काउंटिंग नंबर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, और केवल बिना डेसिमल का ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कहाँ गया, बिना डेसिमल का ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ
अरिथमेटिकल ऑपरेशंस विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। करे क्या इनसिग्निफिकेंट फिगर्स का? पढ़ा तो मैडम आपने दिया, अच्छी बात है, बट इनका करना क्या है? इनके मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस कितने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 4, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। 4 काम आपको करने आते हैं। प्लस करना भी आता है, माइनस करना भी आता है, डिवाइड करना भी आता है और मल्टीप्लाई करना भी आता है। ठीक है, और क्योंकि मैं केमिस्ट्री वाली हूं, मैंने मैथमेटिक्स के डर की वजह से 11th में साइंस सब्जेक्ट लिया था ताकि मुझे मैथ्स ना पढ़नी पड़े। और ऐसा हाल बहुत सारे बच्चों का है, लगभग सभी बायोलॉजी वाले बच्चों का यही हाल है। और मुझे गर्व है अपने आप पर। बाद में मैंने मैथ सीख ली, वो एक अलग बात है, क्योंकि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। आई एक्सेप्ट माई कमी, है ना। तो मैंने उससे पहले तो बचने की कोशिश करी, बाद में उसको दूर करने की कोशिश करी। आप भी कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। बट ये समझ थोड़ी सी लेट आती है, तो अभी आपको चिंता करने वाली ऐसी कोई बात नहीं। हमें न्यूमेरिकल्स करने, इतनी सी मैथ्स अपने को आती है, 4 ऑपरेशंस करने, बस काम खत्म, ठीक है। अब इन 4 ऑपरेशंस में भी प्लस माइनस बड़ा इजी होता है ना, क्योंकि हमें इसमें टेबल्स की जरूरत नहीं पड़ती। बट डिवाइड और मल्टीप्लाई करने में हमें टेबलों की जरूरत पड़ती है ना। 2 की टेबल से लेकर के 10 की टेबल तक, बताओ किस किस को आती है? जल्दी से बताओ मेरे को, 2 से लेकर के 10 तक की टेबल किस किस को आती है? सबको आती है। इसका मतलब आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करने में कदापि परेशानी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। जिंदगी में सिर्फ 2 से लेकर के 10 तक की ही टेबलें काम में आती है, बाकी 20 तक, 30 तक, 40 तक याद करने वाले मूर्ख हैं, ऐसा हमें मानना है, ठीक है। बस अपना काम चल जाएगा यार, 2 से 10 तक की टेबल याद है, बस बात खत्म। हम चीजों को तोड़ लेंगे ना। हमें एक चीज आती है, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। तो हम 2 मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अलग और बाकी 2 मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अलग पढ़ेंगे। इन दोनों में हमें टेबल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, बात की 2 जो हैं इनमें हमें टेबल्स की जरूरत पड़ती है, तो इन दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो मैथमेटिकल या अरिथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो भी इसी तरीके की बात करता है। पहला रूल क्या बोलता है? इन द एडिशन और सब्ट्रैक्शन, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात पहले करी इसने। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन the number of decimal places in the result should be equal to the number of decimal places of that term in the operation which contains lesser number of decimal places। कुछ नहीं है, देखो आपने क्या करा, प्लस और माइनस करना है ना। आपको 2 चीज़ें दी हुई है, जैसे 12.587 में से आपको 12.5 को माइनस करना है। मैं इसको थोड़ा सा जमा के लिख देती हूँ। क्या है? 12.587 को माइनस करना है, में से माइनस करना है 12.5 को, ठीक है। आपने ऐसा लिख दिया। अब आपने आंसर निकाला कितना? 0.87, ठीक है। तो जब आप प्लस करें या जब आप माइनस करें, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, क्या कि पॉइंट के बाद में कितने डेसिमल प्लेसेस है? बताइए यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितने डेसिमल प्लेसेस है? 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस तक है यहाँ पर आंसर, है ना। यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितने डेसिमल प्लेसेस है? ओनली 1। तो आपको जो ये रिजल्ट आया है, ये जो रिजल्ट आया है, इसको भी पॉइंट के बाद में 1 डेसिमल प्लेस तक ही राउंड ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी कितने नजर आ रही है? अभी आपको नजर आ रही है 2 डेसिमल प्लेसेस। देखो डेसिमल के बाद में कितने डिजिट नजर आ रहे हैं? 2। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 1 डेसिमल डिजिट में। 0.8 भी हो सकता है, वो 0.9 भी हो सकता है, वो 0.1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। हाँ, ये पॉइंट के बाद में जो डेसिमल प्लेसेस हैं, इनको हटाने के लिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। और राउंड ऑफ कहाँ तक करना पड़ेगा? लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। जो प्लस या माइनस करते टाइम पे जो लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है, वहां तक आपको आपके आंसर को भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास में एक है 2.415, एक डिजिट है। दूसरी डिजिट है मेरे पास में 0.321 और तीसरी डिजिट है मेरे पास में 0.1, ठीक है।
इन तीनों को मुझे ऐड करना है, यानी कि इनका एडिशन करना है। यहाँ मैंने सब्ट्रैक्शन का एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर मैं प्लस का एक एग्जाम्पल दूंगी। तो 5 + 1 होते हैं जी 6, 2 + 1 होते हैं जी 3, 4 और 3 होते हैं 7, +1 हो गया 8, और ये लग गया पॉइंट, और ये हो गया 2। तो आप मुझे देखो यहाँ पर कि यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, डेसिमल पॉइंट्स के बाद में कितने डिजिट्स हैं, 3। यहाँ डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी 3, और यहाँ डेसिमल के बाद में कितने डिजिट हैं, ओनली 1। ये 1 नहीं, 1 टोटल। यहाँ पर 4 लिखा हुआ होता, ले भाई चेंज कर दूँ, क्या करूँ, चलो 1 ही है। यहाँ पर अगर 4 भी लिखा हुआ होता तो भी 1 थी, यहाँ पर अगर 9 लिखा हुआ होता तो भी 1 थी। समझ गए बात को? तो भैया आंसर जो आया है ना, इस आंसर में आप देखो अभी तो हमारे पास में कितने डेसिमल प्लेसेस है, 3 डेसिमल प्लेसेस है, बट आई हैव टू राउंड अप दिस टू द 1 डेसिमल प्लेस, तब जाकर के हमारा आंसर अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। ठीक है, तो आई हैव टू राउंड अप द डिजिट लाइक 2.9 मान लेती हूँ इसको। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा इसकी बजाय, क्योंकि इसके आंसर में देखो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस से ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस का आंसर आ रहा है। ऐसा आंसर नहीं चलेगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स की थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगला जो रूल है वो किसके लिए है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या बोलता है, देखो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द प्रोडक्ट ऑफ कोशेंट्स is same as the smallest number of significant figure in any of the factors। मतलब आप चाहे किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को डिवाइड करें, जैसे 2.345 को आप डिवाइड कर दीजिए 7.1 से। ठीक है, तो आंसर जो आएगा ना वो, मान लीजिए कोई आंसर ऐसा आ गया 3.9478, ऐसा कुछ आंसर आ गया, मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया, मैं नहीं इसको डिवाइड करने वाली। तो मुझे इसके आंसर को वहाँ तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा कि जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपने डिजिट्स काम में ली है उनमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। भाई यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, दिस 2 इज सिग्निफिकेंट, दिस 3 इज सिग्निफिकेंट, दिस 4 इज सिग्निफिकेंट एंड दिस 5 इज सिग्निफिकेंट। तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ, और यहाँ देखो टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो मुझे इस आंसर को भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप करना पड़ेगा, तब जा करके मेरा आंसर सही आएगा। चाहे मैं डिवाइड करूं, चाहे मैं मल्टीप्लाई करूं। प्लस और माइनस में क्या था, डेसिमल पॉइंट्स, लीस्ट डेसिमल पॉइंट्स तक आपको राउंड ऑफ करना है। मल्टीप्लाई या डिवाइड करते टाइम आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है। तो एक मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि प्लस और माइनस करते टाइम मैथमेटिकल सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैलकुलेशन के दौरान, कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में आपको 2 काम करने हैं, या तो आपको प्लस करना है, या आपको माइनस करना है, या आपको मल्टीप्लाई करना है, या आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट है उसको राउंड अप करना है अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। ओके, और वहां पर आपको जो रिजल्ट है राउंड अप टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर आपको डेसिमल प्लेसेस, जो भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपने यूनिट्स ली हैं, उनके लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक, उसमें से जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस है वहाँ तक आपको आपके आंसर को राउंड ऑफ करना है। और यहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाली डिजिट जो आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन में ली है वहाँ तक आपके आंसर को आपको राउंड अप करना है। समझ गए? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, है ना। इसको समझिए। देखो, आपने मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा कि इस पेन की जो लेंथ है वो कितनी है,
है ना। तो एक्चुअल जो इसकी लेंथ है मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, या फिर मैं लिख देती हूँ, हाँ चलो 4 सेंटीमीटर मैं लिख देती हूँ, है ना। अब मैंने आपसे पूछा, है ना, एक बच्चे को 3 चांस दिए जाएंगे। पहले बच्चे ने बोला कि मैडम इसकी लेंथ लगभग 2.5 सेंटीमीटर है। उसी बच्चे ने दूसरी बार बोला कि नहीं नहीं मैडम 2.5 से थोड़ी सी ज़्यादा है, 2.75 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और तीसरी बार में उसने बोला कि नहीं नहीं मैडम इसकी तो 3.25 सेंटीमीटर है। क्या इस बच्चे का कोई भी आंसर इसके आसपास आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब इसका ये वाला आंसर भी एक्यूरेट नहीं है, ना ही प्रिसाइज है ना। एक्यूरेसी मतलब एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट अगर आंसर आपने दिया है किसी भी चीज का और सही आंसर अगर आपने दिया है तो फिर वो क्या है? एक्यूरेसी। और प्रिसीजन का मतलब है कि आपके आंसर्स में सिमिलैरिटी होनी चाहिए। क्या इसके किसी भी आंसर में कोई सिमिलैरिटी है? या कभी 2.5 बोल रहा है, कभी 2.75 बोल रहा है, कभी 3.25 बोल रहा है। अरे इसके आंसर ही आपस में मैच नहीं हो रहे, तो ना तो इसका आंसर एक्यूरेट है ना ही इसका आंसर प्रिसाइज है। तो बच्चा ए जो है वो तो गया काम से। ठीक है, अब बच्चे बी की बारी है। बच्चे बी ने बोला कि मैडम इस पेन की जो लेंथ है ये 3.5 है, 5 सेंटीमीटर है। मैंने बोला वापिस देख, तो इसने बोला हाँ मैडम 3.58 मान लीजिए आप। ठीक है, मैंने कहा भाई एक बार और देख ले, बहुत प्रेम से अच्छे से। तो मैडम नहीं मैडम 3.55 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। तो इस बच्चे का आंसर एक्यूरेट तो नहीं है, बट इस बच्चे का आंसर प्रिसाइज जरूर है, क्योंकि इसके तीनों ही आंसर्स में सिमिलैरिटी है ना। तीनों ही आंसर एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, है ना। भले ही वो गलत है इसका मतलब एक्यूरेट तो नहीं है, बट प्रिसाइज तो है। तो बी वाले बच्चे का जिंदगी में कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। एक बच्चा होता सी वाला, वो बोलता मैडम इस पेन की लेंथ जो है वो 3.8 है। मैंने कहा भाई वापिस देख कि हाँ मैडम 3.8 है। मैंने कहा भाई एक बार और देख ले, मैडम 4.0 है। तो इसका मतलब इसके 2 आंसर्स तो कैसे हैं? वेरी प्रिसाइज एंड नजदीक टू द एक्यूरेट आंसर। और तीसरा वाला तो बिल्कुल ही एक्यूरेट आ गया, तो इसका आंसर एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। ये तो जिंदगी में बहुत ही आगे जाएगा। और ये बच्चा कौन सा है? सी बच्चा। तो एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज द मेजर ऑफ how close the measured value is to the true value, how close to the measure, how close, है ना। आपका आंसर जो है एक्यूरेट आंसर की कितना ज़्यादा पास में है, वही क्या कहलाती है? एक्यूरेसी। ठीक है, प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। लेट्स अंडरस्टैंड दीज 2 टर्म्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर एक बुल्स आई वाला एक बोर्ड है। आपसे कहा आप 3 निशाने लगाओ, आपके तीनों निशाने एक दूसरे के आसपास जा करके लगे, तो इसका मतलब आपका आंसर प्रिसाइज है। बट अगर आपके तीनों ही निशाने बुल्स आई में जा करके लगे एग्जैक्ट, तो आप कह सकते हैं कि ये कैसा है? एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, बट अगर प्रिसीजन्स भी आ रहे हैं तो भी घबराना नहीं है। बट अगर ये वाली स्थिति है तो बच्चे संभल जाना है। इसी के साथ में हमारा ये वाला चैप्टर आज फिनिश होता है। आप लोगों को रेगुलरली लाइव क्लास में आना है। डाउट्स जो हैं वो हैंड टू हैंड पूछने हैं, ताकि उनका हैंड टू हैंड सॉल्यूशन रह जाए। ठीक है, बीमारी को जल्दी और हाथों हाथ खत्म करना है, बाद में नासूर नहीं बनने देना है। ठीक है, अगले चैप्टर के साथ में हम मिलेंगे। अभी के लिए बाय बाय।